हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध और दिल्ली की संयुक्त सेनाओं को एक साथ हरा दिया था और उसके बाद इलाहाबाद की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार मिल गए थे। दीवानी अधिकार यानी कि उनको बंगाल की जनता से कर वसूलने के, टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए थे, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बहुत अधिक करप्ट, बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे और उनके इसी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। तो आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि क्या था यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, सो फ्रेंड्स, क्या थे इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजंस? तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया है। तो कौन थे ये निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? तो इनके ऊपर कंपनी के पूरे प्रबंधन, कंपनी के पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। ओके, ये कंपनी की सारी डिसीजन मेकिंग करते थे। कंपनी के लिए सारे निर्णय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल लेते थे। तो पहले क्या प्रैक्टिस थी कि और फ्रेंड्स, इस निदेशक मंडल में 24 सदस्य होते थे। ओके, सो निदेशक मंडल में कितने सदस्य होते थे? 24 सदस्य होते थे। तो पहले क्या प्रैक्टिस थी कि इन 24 के 24 सदस्यों को एक वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता था। ओके, सो इन 24 सदस्यों को यानी कि पूरे के पूरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिनों के लिए चुना जाता था? केवल एक वर्ष के लिए चुना जाता था। ओके, और उसके अलावा इनके चुनाव में कंपनी के वो शेयर धारक, वो शेयर होल्डर्स वोट देते थे जिनके पास 500 पाउंड या उससे ऊपर के शेयर्स हों। ओके, सो इनके चुनाव में कंपनी के वो शेयर होल्डर्स वोट देते थे जिनके पास 500 पाउंड या उससे अधिक के शेयर्स हों। सो फ्रेंड्स, अब इससे क्या प्रॉब्लम थी? तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह थी कि एक वर्ष की अवधि बहुत कम होती है। ओके, सो एक वर्ष में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी के कार्यप्रणाली को समझ ही नहीं पाते थे, कंपनी की फंक्शनिंग को समझ ही नहीं पाते थे कि कंपनी काम कैसे करती है। और चूंकि वे कंपनी की फंक्शनिंग को नहीं समझ पाते थे, इसलिए वे कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल यानी कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं बना पाते थे और इसके कारण कर्मचारी और अधिक भ्रष्ट होते जा रहे थे। ओके, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि चूंकि ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे जिनके पास 500 पाउंड से ज्यादा के शेयर्स हों, तो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हर साल बहुत सारे लोगों के पास जाकर वोट मांगना पड़ता था और इसमें इनका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या किया कि सबसे पहले तो इनकी जो कार्यावधि थी वो एक वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी। ओके, सो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इनकी जो कार्यावधि थी उसको एक वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और उसके अलावा दूसरा काम क्या किया कि अब केवल वे शेयर धारक वोट दे पाएंगे जिनके पास 1000 पाउंड या उससे ज्यादा के शेयर्स हों। तो अब उनको कम लोगों के पास जाना था वोट मांगने के लिए। ओके, अब फ्रेंड्स, इसका दूसरा प्रोविजन क्या था? सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट कंपनीज रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। यानी कि अब रेगुलेटिंग एक्ट ने एक कंपलसरी कर दिया था, यानी कि अब निदेशक मंडल की यह ड्यूटी थी, निदेशक मंडल का यह कर्तव्य था कि वो ब्रिटिश सरकार को कंपनी के बारे में पूरी रिपोर्ट दें, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के राजस्व के बारे में रिपोर्ट दें कि कंपनी ने एक साल में कितना राजस्व कमाया। ओके, कंपनी के सैन्य मामलों के बारे में रिपोर्ट दें कि कंपनी ने किन किन राज्यों के साथ युद्ध किया, किन किन राज्यों के साथ संधि की। ओके, सो अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने एक कंपलसरी कर दिया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अब यह ड्यूटी बन गई थी कि वो ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी कामों के बारे में एक रिपोर्ट दें। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल या नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार को सारी की सारी रिपोर्ट मिलेगी कंपनी के कामों के बारे में, और रिपोर्ट कौन देगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल देंगे।
अब इसका तीसरा प्रोविजन क्या था? सो फ्रेंड्स, जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। तो क्या मतलब है इस बात का कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो बंबई और मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे और वो सीधा किसको रिपोर्ट करते थे या किसके ऑर्डर्स मानते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, जो कहां बैठे थे? इंग्लैंड में बैठे थे, ब्रिटेन में बैठे थे। ओके, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ओके, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर का बॉस बना दिया। ओके, और जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे वो क्या हो गए? वो सबऑर्डिनेट हो गए। ओके, वो अधीन हो गए, वो अधीनस्थ बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यानी कि अब क्या होगा? अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देंगे। ओके, और बंगाल का गवर्नर जनरल बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को आदेश देगा और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल का आदेश का पालन करेंगे। तो यदि इस बात को मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊं तो सीधा सीधा यह हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर का बॉस बन गया। ओके, सो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था क्योंकि इस प्रोविजन ने भारत में सबसे पहले एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का नींव रखी। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि एक केंद्रीयकृत शासन प्रणाली, एक केंद्रीय प्रशासन प्रणाली, है ना? क्यों? क्योंकि अब ये तीनों अलग अलग नहीं थे। अब बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जो थे वो अधीनस्थ बन गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल के। ओके, सो यानी कि एक केंद्रीय शासन प्रणाली बन चुकी थी, पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन चुका था। जैसे कि इस बात को अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के अलग मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ओके, सो ये अपनी अपने प्रोविंसेस के यानी अपने अपने प्रांतों के हेड हैं, लेकिन इनका बॉस कौन है? इनके बॉस हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। ओके, सो यानी कि हुआ क्या? एक केंद्रीय शासन प्रणाली है जहां पे शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी ऑर्डर्स दे सकते हैं और योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में हैं। ओके, सो इसे कहते हैं एक केंद्रीय शासन प्रणाली। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में सबसे पहली बार एक केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव डाली। उसके बाद फ्रेंड्स, और क्या इसका अगला प्रोविजन क्या था? सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी था। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग कलकत्ता में अब एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाना था। और इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन या उसका ढांचा कैसा था कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग कलकत्ता में अब एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाना था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब इसका अगला प्रावधान क्या था? तो फ्रेंड्स, मेन प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनी के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो भारतवासियों से रिश्वत ले रहे थे। ओके, सो सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी के कर्मचारियों को कोई भी निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अब कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ कंपनी की सेवा करेंगे, वो अपना कोई भी प्राइवेट ट्रेड यानी कि अपना कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते। उसके अलावा अब कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारत के मूल निवासियों से ना तो कोई उपहार ले सकेंगे ना रिश्वत ले सकेंगे। तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां रह गई थीं और जिसके कारण कंपनी के प्रशासन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहली कमी क्या थी? तो सबसे पहली और बड़ी कमी यह थी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सुप्रीम कोर्ट
और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंधों को परिभाषित नहीं किया कि इनके बीच क्या संबंध होंगे। ओके। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो दो लोगों के कंट्रोल में थे। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि कंपनी के कर्मचारी सिर्फ बंगाल के गवर्नर के ऑर्डर लेते थे, लेकिन अब कंपनी के कर्मचारियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के भी ऑर्डर लेने थे और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर लेने थे। तो कर्मचारी कंफ्यूज थे कि किसके ऑर्डर्स माने। तो फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने 1781 यानी कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट मेनली क्यों पास किया गया था? ताकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर किया जा सके। तो चूंकि इसमें सबसे बड़ा दोष क्या था? इसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि इसने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच के संबंधों को परिभाषित नहीं किया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मुख्य प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच संबंधों को परिभाषित करना था। तो मेन प्रोविजन या मेन प्रावधान क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट का? कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच क्या संबंध होंगे, इस बात को परिभाषित करना था। तो क्या थे ये संबंध? तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया। ओके। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनकी परिषद यानी कि उनकी काउंसिल को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया। तो क्या मतलब है इस बात का? तो सबसे पहले मैं समझते हैं कि आधिकारिक कार्यों का क्या मतलब है या फिर ऑफिशियल वर्क्स का क्या मतलब है। ओके। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग कलेक्टर बनेंगे तो आपके कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। आपके आधिकारिक या ऑफिशियल कार्य और आपके निजी या प्राइवेट कार्य। तो जैसे कि मान के चलो आपके जिले में कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि आपके जिले में अशांति फैल रही है, नागरिक जो है सड़कों पर बंदूक लेके उतर रहे हैं, हंगामा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप धारा 144 लागू कर देंगे। ओके। सो यह क्या है? यह आपका ऑफिशियल वर्क है, यानी यह आपका एक आधिकारिक कार्य है जिसको आपने एक अधिकारी के हैसियत से किया है। ओके। लेकिन मान के चलो, लेकिन अब आपके प्राइवेट कार्य क्या हैं या आपके निजी कार्य क्या हैं? तो जैसे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आप अपने पड़ोसी के साथ झगड़ रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब आपके निजी कार्य हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सभी सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया। कब? जब वो अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करेंगे, यानी कि जब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अपने आधिकारिक कार्यों का, अपने ऑफिशियल वर्क्स को करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सजा नहीं दे सकता। ओके। अब इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। यानी कि अभी हो क्या रहा था कि जो कंपनी की पहले क्या प्रैक्टिस थी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, ओके, कंपनी के जो कर्मचारी थे वे पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में थे। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल के ऑर्डर्स को मान रहे थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के कंट्रोल में आ गए थे, और जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने क्या कहा कि अब कंपनी के कर्मचारी अब जब जब अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करेंगे, यानी कि जब जब वो अपने ऑफिशियल वर्क करेंगे, तब तब वे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यानी कि इसने कंपनी के कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दे दी। ओके। सो अब इस बात को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मान के चलो कंपनी का कोई सिपाही है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने उसको आदेश दिया कि आप इस राजनीतिक अपराधी या किसी भी क्रिमिनल को गोली मारो, और उसने उसको गोली मार दी और उस अपराधी की मृत्यु हो गई।
ओके, तो यह उसने क्यों किया? क्योंकि उसके बॉस ने उसे आदेश दिया। यानी कि यह क्या है? उसका एक ऑफिशियल कार्य है, यह उसका एक आधिकारिक कार्य है। तो अब उस आदमी को सही तरीके से मारा गया, गलत तरीके से मारा गया। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस सिपाही को सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये सिपाही सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से या कार्यक्षेत्र से बाहर है। लेकिन दूसरी तरफ सेम सिपाही है और वो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहा है, और उसने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करने में अपने पड़ोसी को मार दी गोली और पड़ोसी की हो गई मृत्यु। तो यह क्या है? यह उसका निजी मामला है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय उसको सजा दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा रेवेन्यू मैटर्स वर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि राजस्व मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का वो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। तो मान के चलो, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो एक जमींदार के पास टैक्स लेने गया। अब जमींदार ने उसको टैक्स देने से मना कर दिया और दोनों में झगड़ा हो गया। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने क्या किया? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने पुलिस को बुला के जमींदार की पिटाई करवा दी और उससे टैक्स ले लिया। तो अब ये जो भी झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा क्यों हुआ, या फिर ये जो भी हुआ ये क्यों हुआ? क्योंकि रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, राजस्व की वसूली करनी थी। तो राजस्व की वसूली से रिलेटेड किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अब अपना निर्णय नहीं दे सकता था। तो अब इस मामले को कौन देखेगा? इस मामले को देखेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय नहीं देखेगा। तो भले ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने जमींदार को गलत तरीके से पिटवाया, ओके, उसका दोष ना भी था, उसने तो भी उसे पिटवाया, तो भी अब सर्वोच्च न्यायालय उसको सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने यह काम तब किया जब वो राजस्व की वसूली कर रहा था। तो जितने भी राजस्व के मामले थे उनको अब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, और उन मामलों को कौन देखेगा? अब कौन देखेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेगा। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने भी कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाया, और कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा था। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटेन की संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास किया। यानी कि 1784 में ब्रिटेन की संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। सो फ्रेंड्स, पहले क्या प्रैक्टिस थी कि जो कंपनी के व्यावसायिक कार्य थे, यानी कि कमर्शियल कार्य थे, कमर्शियल कार्य यानी कि बिजनेस, व्यापार से रिलेटेड कार्य, और जो कंपनी के पॉलिटिकल कार्य थे, यानी कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक कार्य यानी कि जैसे युद्ध करना, संधि करना, राजस्व की वसूली करना, ये दोनों चीजों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा करते थे। ओके, इन दोनों चीजों को कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखा करते थे, यानी कि निदेशक मंडल। ओके, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के व्यावसायिक या कमर्शियल कार्यों को देखेंगे। यानी कि कंपनी के जितने भी व्यापार से संबंधित कार्य हैं उनको कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। लेकिन कंपनी के जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, जितने भी पॉलिटिकल वर्क है, उन सबको देखने के लिए, उन सबके कंट्रोल के लिए एक नई बॉडी की स्थापना की गई, जिसको नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड। ओके, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही रखा था, तो आप इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। अब आप इसे हिंदी में नियंत्रण बोर्ड या जो भी ट्रांसलेट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। सो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल मैटर्स या राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, सो फ्रेंड्स, अब जितने भी राजनीतिक मामले होंगे उनके बारे में पॉलिसी कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक मामलों पर निर्णय कौन लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सभी नागरिक, सैन्य एवं राजस्व मामलों का पर्यवेक्षण और निर्देशन करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि बोर्ड वॉज एम्पावर्ड टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो क्या मतलब है इस बात का? तो फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कोई युद्ध होना है, ओके, किसी राज्य के साथ युद्ध घोषित करना है, तो अब इस बात की परमिशन कौन देगा? इस बात की परमिशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल देंगे। ओके, किसी राज्य के साथ संधि करनी है, संधि किन किन पॉइंट्स पे की जाएगी, तो इस बात की परमिशन कौन देगा? इस बात की परमिशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल देंगे। ओके, और
अब इन सब चीजों का पर्यवेक्षण कौन करेगा, यानी कि सुपरविजन कौन करेगा? कंपनी जो जो काम कर रही है, जो जो राजनीतिक काम कर रही है भारत में, उन सब चीजों को चेक कौन करेगा, उन सब चीजों को सुपरवाइज कौन करेगा? उन सब चीजों को सुपरवाइज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, तो अब क्या हुआ कि कंपनी के जितने भी राजनीतिक कार्य थे, जैसे कि किसी भी राज्य के साथ युद्ध की घोषणा, किसी भी राज्य के साथ संधि करना, ठीक है, नागरिकों से राजस्व की वसूली करना, ओके, इन सब पर किसका फाइनल डिसीजन होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इन सब के बारे में पॉलिसी कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिसी बनाएगा। इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? इन सबका नियंत्रण कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनका नियंत्रण करेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन या ढांचा क्या था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 कमिश्नर्स हुआ करते थे, यानी कि इसके जो सदस्य थे उनको कमिश्नर या आयुक्त कहते थे। और इस यानी कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 आयुक्त या 6 कमिश्नर हुआ करते थे। अब इनकी नियुक्ति, यानी कि इनको अपॉइंट कौन करता था? इनको अपॉइंट क्राउन, यानी कि इनको अपॉइंट रानी द्वारा किया जाता था। तो रानी यानी कि ब्रिटिश सरकार। तो इन 6 आयुक्तों की या 6 कमिश्नर्स की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार इनकी नियुक्ति करती थी। और इनको हटाने की शक्ति किसके पास थी? इनको हटा भी ब्रिटिश सरकार ही सकती थी। यानी कि ब्रिटिश की सरकार इन 6 कमिश्नर्स को अपॉइंट भी करती थी और इनको रिमूव भी कर सकती थी, यानी कि इनकी नियुक्ति भी करती थी और इनको हटा भी सकती थी। और ये जो 6 कमिश्नर थे, ये कंपनी के पूरे राजनीतिक मामलों के इंचार्ज थे। कंपनी के पूरे राजनीतिक मामले इनके कंट्रोल में थे और ये जो कमिश्नर्स थे वो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थे। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण और अधिक बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि ये जो 6 कमिश्नर्स हैं उन पे किसका कंट्रोल है? उन पे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है उस पर किसका कंट्रोल है? उस पर इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि इन 6 कमिश्नर्स का कंट्रोल है। तो अगर अपन इनडायरेक्टली देखें तो एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और अधिक बढ़ गया। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आता है चार्टर एक्ट 1793, यानी कि 1793 का राजलेख। तो क्या थे 1793 के राजलेख के प्रोविजंस? तो 1793 या 1793 के चार्टर ने कंपनी की भारत के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि अब अगले 20 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार करेगी। ब्रिटेन से किसी भी और कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ अगले 20 वर्षों तक व्यापार कर पाएगी। यानी कि यदि यह चार्टर 1793 में दिया गया तो 1813 तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर पाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, 1813 का राजलेख। तो 1813 के राजलेख में क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को छीन लिया गया। मींस अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार नहीं बचा था। अब ब्रिटेन से दूसरी कंपनीज या दूसरे व्यापारी भी आकर भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये जो राजलेख था 1813 का, इसके थ्रू भी ब्रिटिश सरकार ने अपने कंट्रोल को अपने कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को और बढ़ा लिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद क्या कर रही है। ब्रिटिश संसद धीरे धीरे लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने कंट्रोल को बढ़ाती जा रही है, अपने नियंत्रण को बढ़ाती जा रही है। तो 1813 के राजलेख के अकॉर्डिंग कैसे ब्रिटिश सरकार ने अपने कंट्रोल को या अपने नियंत्रण को बढ़ाया? तो पहले क्या प्रथा थी कि जैसे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर ये अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बनाते थे। ओके, लेकिन 1813 के राजलेख में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब जब बंगाल, बंबई और मद्रास के गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बनाएंगे तो सबसे पहले उन कानूनों को ब्रिटेन की संसद के सामने रखा जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल बंबई के गवर्नर ने बंबई के लिए कानून बनाया। ओके, सो उस कानून को सबसे पहले ब्रिटेन की संसद के सामने रखा जाएगा और जब ब्रिटेन की संसद
उसको अप्रूव कर देगी, उसको अनुमोदित कर देगी, यानी कि उसको अपना परमिशन दे देगी कि हाँ ये ठीक है, तभी उस कानून को लागू किया जाएगा। और यदि ब्रिटेन की संसद ने उसको अनुमोदन नहीं दिया, उसको अपना अप्रूवल नहीं दिया, तो वह कानून इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो यानी कि ब्रिटेन की संसद का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और अधिक बढ़ गया। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है 1833 का राजलेख, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। तो क्या थे 1833 के राजलेख के प्रावधान? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब कौन बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सर विलियम बेंटिक। ओके, सो फ्रेंड्स, क्या मतलब है इस बात का कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारत के अलग अलग शहरों में अपनी फैक्ट्रीज लगाती जा रही थी, भारत के अलग अलग राज्यों को जीतती जा रही थी और अपनी सरकार वहां स्थापित करती जा रही थी। तो अब 1833 के राजलेख के हिसाब से, 1833 के चार्टर के हिसाब से, जहां जहां भारत में ब्रिटिश सरकार है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, अब उन सबका हेड कौन बन गया? उन सबका हेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। यानी कि अब उन सबका मुखिया कौन है, उन सबका शासक कौन है, उन सबका हेड कौन है? उन सबका हेड भारत के गवर्नर जनरल को बना दिया गया। यानी कि भारत में जहां जहां पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, या उनकी फैक्ट्रीज हैं, या उनकी बस्तियां हैं, उन सबका हेड कौन बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ओके, उसके अलावा ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स वर वेस्टेड इन हिम, यानी कि सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां गवर्नर जनरल, मतलब भारत के गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। क्या मतलब है इस बात का? तो फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई युद्ध होना है, तो उस युद्ध की परमिशन अब कौन देगा? उस युद्ध की परमिशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देगा। ओके, और उस यदि कहीं युद्ध होना है तो उसमें अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का होगा। यानी कि एक बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर। ओके, सो उसका निर्णय जो है वो फाइनल होगा, अंतिम होगा। ओके, उसी हिसाब से मान के चलो कहीं संधि होनी है, तो अब संधि करने के लिए परमिशन किससे ली जाएगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से ली जाएगी। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एक बार जो कह दिया वो फाइनल हो जाएगा। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों में सर्वोच्च शक्तियां दे दी गई। यानी कि अब वो भारत का सर्वोच्च अधिकारी है, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसने एक बार जो कह दिया वो फाइनल। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स, दिस चार्टर वेस्टेड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स इन हिम, यानी कि भारत की सभी विधायी शक्तियां उसमें निहित कर दी गई। तो क्या मतलब है इस बात का? तो फ्रेंड्स, पहले क्या प्रैक्टिस थी कि बंगाल का गवर्नर बंगाल के लिए कानून बनाता था, मद्रास का गवर्नर मद्रास के लिए, और बंबई का गवर्नर बंबई के लिए कानून बनाता था। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 ने चार्टर एक्ट 1833 ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर से लॉ बनाने की, यानी कि विधि बनाने की शक्ति छीन ली। यानी कि अब वे लोग विधि नहीं बना सकते हैं। तो अब विधि बनाएगा कौन? तो फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, जितनी भी जहां जहां उनकी सरकार थी, जहां जहां उनकी फैक्ट्रीज थी, उनकी बस्तियां थी, उन सब के लिए विधि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। यानी कि विधि बनाने की सारी शक्तियां किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। यानी कि अब बंगाल, मद्रास, बंबई, सभी प्रेसिडेंसीज के लिए कानून कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अब पिछले चार्टर्स के अकॉर्डिंग जो भी कानून बनाए जाते थे, यानी कि 1833 से पहले जो भी कानून बनाए जाते थे, उन्हें रेगुलेशन कहा जाता था, यानी कि विनियम कहा जाता था। लेकिन 1833 के चार्टर के अकॉर्डिंग अब जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको एक्ट कहा जाएगा, यानी कि अधिनियम कहा जाएगा। तो क्या अंतर है रेगुलेशन और एक्ट में, या फिर विनियम और अधिनियम में? सो फ्रेंड्स, एक्ट या अधिनियम के पास वो पावर होती है जो संसद द्वारा पारित किए हुए कानून के पास होती है। एक्ट या अधिनियम का वो सेम प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित किए हुए कानून का होता है। लेकिन रेगुलेशन या विनियम के पास वो पावर नहीं होती है। रेगुलेशन या विनियम की पावर कम होती है। रेगुलेशन निम्न दर्जे का कानून होता है, यानी कि रेगुलेशन या विनियम के पास वो पावर नहीं होती है जो संसद द्वारा पारित किए हुए कानून के पास होती है।
बल्कि एक्ट और अधिनियम, एक्ट या अधिनियम के पास वो पावर होती है, वो सेम प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित किए हुए कानून के पास होता है। ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में एक और सदस्य जोड़ दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में अब एक और सदस्य जोड़ दिया गया, और इस मेंबर को कहते थे लॉ मेंबर या फिर विधि सदस्य। सो ये लॉ मेंबर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को तब परामर्श देता था, तब सलाह देता था जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विधि बनाते थे, यानी कि जब वो लॉ बनाते थे। लेकिन इस मेंबर के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यकारिणी शक्ति नहीं थी, यानी कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे तब ये उनको कोई भी सलाह नहीं दे सकता था। ओके। उसके अलावा 1833 के चार्टर के अकॉर्डिंग अब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का यह मतलब है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। अब उसके जितने भी कमर्शियल काम थे या व्यापारिक काम थे, व्यावसायिक काम थे, वो सब खत्म हो गए थे। और अब उसका मेन काम क्या था? भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, भारत में प्रशासन करना। ओके। सो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ब्रिटिश के क्राउन के बिहाफ में, यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत का प्रशासन कर रही थी। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स 1853 का चार्टर एक्ट आता है। सो क्या थे 1853 के चार्टर एक्ट के प्रोविजंस? सो फ्रेंड्स, अभी तक क्या प्रैक्टिस थी कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, वही गवर्नर जनरल को तब मदद करती थी जब गवर्नर जनरल लॉज को एग्जीक्यूट करते थे, यानी कि विधियों को एग्जीक्यूट करते थे। ओके। यानी कि विधियों को लागू करते थे। और वही सेम बॉडी, यानी कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल को तब सलाह देती थी, तब मदद करती थी जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉज को बनाते थे, यानी कि जब वो विधि निर्माण करते थे। यानी क्या था कि विधि बनाने की शक्ति, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स, और विधि को लागू करने की शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, दोनों एक ही बॉडी के पास में थी। और वो बॉडी कौन सी थी? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर कार्यकारिणी परिषद। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग अलग कर दिया। यानी कि अब गवर्नर जनरल की विधान परिषद एक अलग बॉडी बन गई। ओके। सो अब गवर्नर जनरल के पास दो बॉडीज थी, यानी कि दो काउंसिल्स थी। एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि कार्यकारिणी परिषद, और एक नई बॉडी बनाई गई, एक नया निकाय बनाया गया जिसको नाम दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। तो अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या फिर कार्यकारिणी परिषद है, वो गवर्नर जनरल की मदद सिर्फ तब करेगी जब गवर्नर जनरल लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि कानून को लागू करेंगे। लेकिन जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून बनाएंगे, यानी कि लॉज को बनाएंगे, तब उनकी मदद कौन करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी या फिर विधान परिषद करेगी। ओके। सो अब विधान परिषद और कार्यकारिणी परिषद दो अलग अलग बॉडीज बना दी गई। विधान परिषद क्या करेगी? कानून बनाएगी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर कार्यकारिणी परिषद क्या करेगी? कानून को लागू करेगी। ओके। विधान परिषद गवर्नर जनरल को तब सलाह देगी जब वो कानून बनाएंगे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारिणी परिषद वो गवर्नर जनरल को तब हेल्प करेगी जब वो कानून को लागू करेंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, भारत में पहली बार प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि अब मतलब भले ही इसका बहुत कम कम प्रभाव से लागू किया गया, इसका इफेक्ट बहुत कम था, लेकिन पहली बार कम से कम भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि अब कानून दूसरी बॉडी बनाएगी और कानून इंप्लीमेंट दूसरी बॉडी करेगी। कानून विधान परिषद बनाएगी और कानून को लागू कार्यकारिणी परिषद करेगी। ओके। अब इस विधान परिषद में कितने सदस्य थे? तो इस विधान परिषद में 12 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन थे इस विधान परिषद के सदस्य? तो सबसे पहले तो स्वयं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके सदस्य थे। उसके बाद प्रधान सेनापति, यानी कि कमांडर इन चीफ, यानी कि जो ब्रिटेन सेना का सबसे बड़ा सेनापति था, वो भी इसका सदस्य था। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारी परिषद थी, उसके जो 4 सदस्य थे वो भी इसके सदस्य थे। ओके। उसके अलावा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के अंग्रेज न्यायाधीश,
मींस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो इंग्लिश जजेस थे वो भी इसके सदस्य थे। और इन इंग्लिश जजेस में कौन कौन? सबसे पहले तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके अलावा एक और जज। ओके, उसके अलावा फ्रेंड्स बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा की स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त 4 अधिकारी। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल बंगाल में अलग प्रेसिडेंसी थी, बम्बई में अलग प्रेसिडेंसी, मद्रास में अलग और आगरा में अलग। सो फॉर एग्जाम्पल अब बंगाल की प्रेसिडेंसी एक अफसर चुनेगी और उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहुंचा देगी। ओके, सिमिलरली बम्बई, मद्रास और आगरा की सरकारों द्वारा की प्रेसिडेंसीज द्वारा एक एक अधिकारी चुना जाएगा और ये जो अधिकारी हैं वो गवर्नर जनरल की विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स यह सबसे पहली बार हुआ था भारत में कि जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी कि केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद यानी कि जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। ओके, सो जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को इंक्लूड किया गया, यानी कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, सो पहली बार ऐसा हुआ कि स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी इंक्लूड किया गया। ओके, क्यों? क्योंकि बंगाल की सरकार कैसी है? एक प्रांतीय सरकार है। बंबई की सरकार क्या है? एक प्रांत की सरकार है। मद्रास आगरा की सरकार कैसी है? प्रांत की सरकार है, यानी कि ये सब लोकल गवर्नमेंट्स हैं। और इनसे जब रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि प्रतिनिधियों को चुन के कहाँ भेजा गया? गवर्नर जनरल की विधान परिषद में भेजा गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, यानी कि सबसे पहली बार केंद्रीय विधानमंडल में स्थानीय सरकारों से प्रतिनिधि चुन के भेजे गए। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स 1853 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार विधि निर्माण को सरकार का एक विशेष कार्य माना गया। क्यों? क्योंकि अभी तक विधि निर्माण कौन करता था? कार्यकारिणी परिषद ही करती थी। तो वही एक बॉडी थी जो विधि को बनाती थी और वही एक बॉडी थी जो विधि को लागू करती थी, यानी कि विधि निर्माण को सरकार का एक विशेष कार्य नहीं माना जाता था। लेकिन अब विधि निर्माण के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई, एक अलग से निकाय बनाया गया, उसके लिए अलग से प्रोसीजर्स बनाई गई। जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद थी वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, यानी कि वो एक छोटे से संसद की तरह काम करती थी। ओके, सो पहली बार विधि निर्माण को सरकार का एक स्पेशल फंक्शन या विशेष कार्य माना गया। उसके बाद फ्रेंड्स अब कानून पास कैसे होता था? तो कानून को पास करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई बिल है तो उस बिल को जब 50% से ज्यादा लोगों की सहमति मिल जाएगी, यानी कि उसको एक सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी, तो वो बिल पास समझ लिया जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 12 सदस्य थे, तो 12 में से 7 सदस्यों ने किसी बिल पर अपनी सहमति जता दी कि हम इस बिल के साथ सहमत हैं। ओके, सो अब क्या कहा जाएगा कि यह बिल विधान परिषद से पास हो चुका है, लेकिन अब उस बिल पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर अनिवार्य थे, यानी कि जब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा। उसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर थी। अब क्या थी यह वीटो पावर? तो मान के चलिए एक बिल है और उस बिल को गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है उस विधान परिषद के 12 में से 11 सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी, यानी कि एक बहुत भारी बहुमत उसको प्राप्त हुआ। 11 सदस्यों ने यह कह दिया कि ठीक है हम इस बिल से राजी हैं, हम इस बिल से एग्री करते हैं। ओके, लेकिन यदि गवर्नर जनरल उससे सहमत नहीं है तो गवर्नर जनरल उस पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके, उस पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो यह थी वीटो पावर। तो भले ही 11 सदस्यों ने उस बिल को क्यों ना सपोर्ट किया हो, उस बिल का समर्थन किया हो, लेकिन यदि गवर्नर जनरल चाहेगा तो वो बिल पास नहीं होगा, यानी कि वो विधान परिषद के द्वारा बनाए हुए बिल पर वीटो लगा सकता था। वीटो यानी कि गवर्नर जनरल ने कह दिया तो अब वह बिल पास नहीं होगा। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो चार्टर था 1853 का, इसने कंपनी के शासन को बढ़ा दिया, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था 1833 के चार्टर में कंपनी के शासन को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, बिल्कुल उसी प्रकार 1853 के चार्टर ने भी कंपनी के शासन को और बढ़ा दिया। लेकिन इस बार कोई भी अवधि या टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने टाइम के लिए बढ़ाया है। ओके, सो लोग यह अनुमान लगाने लगे कि ब्रिटेन की संसद इस बात की प्लानिंग कर रही है कि जल्दी ही वो शासन की बागडोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर अपने हाथों में ले लेगी। ओके, उसके अलावा
1853 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहली बार सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का आयोजन किया गया, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स। ओके, सो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसे कि तो सिविल सेवक कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? तो जैसे कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं? आप लोग सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हो। तो आईएएस, आईपीएस, ये सब कौन है? ये सब सिविल सर्वेंट्स हैं। तो जैसे आज के समय में आईएएस होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार ब्रिटिशर्स के टाइम पे आईसीएस ऑफिसर्स हुआ करते थे। कौन से ऑफिसर्स हुआ करते थे? आईसीएस ऑफिसर्स। तो ब्रिटेन सरकार में आईसीएस ऑफिसर्स हुआ करते थे, और इन ऑफिसर्स की नियुक्ति किस प्रकार से हुआ करती थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो कुछ लोगों को नॉमिनेट कर यानी कुछ लोगों को चुनकर भारत में भेज देता था आईसीएस ऑफिसर बनाकर। ओके, यानी कि उनके लिए कोई भी परीक्षा नहीं होती थी, केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य उनको चुनकर भारत भेज देते थे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट ने क्या कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो सिविल सेवक हैं, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सेवा के सदस्य हैं, यदि कोई सिविल सेवा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसको एग्जाम देना होगा। तो इसने क्या किया? खुली प्रतियोगिता प्रणाली आरंभ कर दी। अब खुली प्रतियोगिता प्रणाली क्या होती है, या ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि अब जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि अभी यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, है ना, जैसे कि यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स के लिए परीक्षा आयोजित कराती है, और उस परीक्षा में हर कोई हिस्सा ले सकता है, किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं है कि वो हिस्सा नहीं ले सकता। बस शर्त यह है कि आपके पास एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपके पास स्नातक डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए। और जिस जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है वो सब लोग आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। अब आप क्लियर करोगे नहीं करोगे ये आपकी काबिलियत पर है, लेकिन सरकार आपको अनुमति दे रही है कि आप सभी लोग आईएएस का एग्जाम दे सकते हो। बिल्कुल उसी प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि अब जो लोग, जिन जिन लोगों के पास एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जिन जिन लोगों के पास एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सब आईसीएस ऑफिसर्स के एग्जाम दे सकेंगे। ओके, वो सब लोग आईसीएस ऑफिसर का एग्जाम दे सकेंगे। और इनमें से जो लोग मेरिट में आएंगे, मेरिट मतलब मान के चलो 50 पद हैं, और जो यानी कि मान के चलो 50 पद हैं आईसीएस ऑफिसर्स के, तो जो लोग टॉप 50 में आएंगे वो लोग आईसीएस ऑफिसर्स बना दिए जाएंगे। ओके, और फ्रेंड्स, इंडियन लोगों को भी यह परीक्षा देने की इजाजत दी गई, यानी कि इंडियन लोग भी इस परीक्षा को दे सकते थे। और इस प्रावधान को लागू करने के लिए, यानी कि सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन सिस्टम को लागू करने के लिए मैकले कमेटी का गठन 1854 में किया गया। सो फ्रेंड्स, इसके बाद 1857 में क्रांति हो जाती है, और क्रांति होने के बाद 1858 में ब्रिटिश की सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। और फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858। सो अगली क्लास से हम अपना डिस्कशन भारत शासन अधिनियम 1858 के साथ जारी रखेंगे। ओके, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के बारे में उन सब लोगों को बताएं जो यूपीएससी की या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।